के दौर में जब ज़्यादातर युवा प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाह रहे हैं, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, एमबीए करके मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करना चाह रहे हैं, ऐसे में कोई युवा यदि ये कहे कि मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ तो लोगों का ध्यान सहज ही उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। हमारे साथ हैं डिजिटल बाबा जो सन्यासी बनने की राह पे हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और इनकी इस राह के बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। नमस्कार। नमस्ते। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार कि आपने हमें बुलाया और अपने जीवन के अनुभव को साझा करने का अवसर दिया। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप डिजिटल बाबा के नाम से अधिक जाना जाता है आपको, लेकिन आपका वास्तविक नाम क्या है और आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मेरा जो जन्म स्थान है वो उत्तर प्रदेश का जो जिला है देवरिया, वहाँ पर है। खजूरी भट्ट उस गांव का नाम है और घर में हमको गुड्डू बुलाते हैं। स्कूलिंग में जो हमारा नाम था राम प्रकाश भट्ट। जब हमारा दीक्षा होता है तो उसमें एक नया नाम हमको मिलता है, उसे स्वामी राम शंकर के तौर पे हम जानते हैं। और जो मेरा काम करने का तौर तरीका है उसकी वजह से मीडिया हाउस हमको डिजिटल बाबा के रूप में इंट्रोड्यूस कर दी है, तो फिर अब उसी डिजिटल बाबा के नाम से। डिजिटल बाबा, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है? हमारी 7वीं से लेके 12वीं तक की शिक्षा महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर में हुई है। उससे पहले गांव में हमने पढ़ाई किया और बीकॉम की जो शिक्षा है वो गोरखपुर विश्वविद्यालय से संपन्न हुई है 2009 में। 2009 में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, बीकॉम किया, तो कब आपको लगा कि जो आपने ये भगवा वस्त्र धारण किया है इसकी तरफ आपका रुझान हुआ? बीकॉम पार्ट 2 की जो परीक्षा थी वो हो चुकी थी। पार्ट 3 में हम एडमिशन ले चुके थे। 2008 का समय था, नवंबर महीना, और उसी समय हम आध्यात्म की तरफ बढ़े। घर परिवार को छोड़ के अयोध्या में जाके दीक्षा लिए। अब क्यों ऐसा किए उसका एक सिर्फ इतना कारण है कि हम अपने ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहते थे। इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि उत्श्रृंखल होकर के, लेकिन जिम्मेदारियों में बज करके उलझ करके ना कई बार हम बहुत सारी चीज़ें जो चाहते हैं ज़िंदगी में वो सब छोड़ देते हैं, छूट जाती हैं। तो मुझे था कि मेरा जो जीवन मिला है उसको हम अपने जीवन में रंग भरने के लिए उपयोग करेंगे। आपने जिस उम्र में ये दीक्षा ली है और भगवा वस्त्र धारण किया, उस उम्र में युवा तमाम चीज़ों के प्रति आसक्त होते हैं और तमाम चीज़ें उन्हें अच्छी लगती हैं। इस राह पे जाना कितना दुष्कर रहा और कितना दुष्कर अभी भी लगता है? दुष्कर बहुत है, बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है, लेकिन आसान भी बहुत है। यहाँ पर आपको ना सांसारिक जो विषय वस्तु होते हैं उसको लेकर के बाहर संघर्ष नहीं करना पड़ता कि मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, मेरे पास बड़ा घर हो। यहाँ पर सारा संघर्ष हमारे भीतर होता है और अंदर का संघर्ष कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। ये मात्र एक भगवा वस्त्र नहीं है, इसके साथ धर्म की ध्वजा आपने ली है और राष्ट्र, संस्कृति, तमाम चीज़ों का मान रखना है। कितना मुश्किल रहा है ये सफ़र? ये तय करना बहुत कठिन है कि सीमा क्या है। समय बहुत कुछ बदल दिया है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम आज भी एक ऐसे साधु को देखना चाहते हैं जिसके पास पहनने के लिए बस खड़ाऊ हो, हाथ में कमंडल हो। भैया, दौर बदल चुका है, तकनीकी युग आ चुका है। आप कम्युनिकेशन कैसे स्थापित करना चाहते हैं? आप घूम घूम के भोपू में बताना चाहते हैं कि बाबा जी आए प्रवचन करेंगे। आजकल सोशल मीडिया का दौर है और ऐसे में अगर हम इंटरैक्शन करने के लिए इन सब तकनीकों का इस्तेमाल करें तो आसानी से अपनी बात पहुंचा पाते हैं। एक साधु डिजिटल बाबा जो सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव है, कौन मैनेज करता है ये सारा? मैं खुद मैनेज करता हूँ। मैं वीडियो शूट करने की बात हो, एडिट करने की बात हो, अपलोड करने की बात हो, कंटेंट को डिज़ाइन करने की बात हो, सब मैं खुद करता हूँ। तो आप जो है सन्यास को जैसे खेती किसानी मॉडिफाई कर रहे हैं, युवा विदेशों में रह करके आ रहे हैं गाँव, उसी तरह से आप एक सन्यासी जो जीवन है उसका एक अच्छा बेहतर रूप जो है, आप ऑफ कैमरा भी आप बता रहे थे कि मैं रंगमंच से भी जुड़ा रहा। जी। तो उसके बारे में बताइए। रंगमंच मेरे मतलब जिंदगी का सबसे खूबसूरत वो दौर था जहाँ पर हमने सीखा कि जीवन होता क्या है। मतलब जो व्यक्तित्व विकास का सबसे बड़ा घटक था मेरे जीवन में वो है रंगमंच, जहाँ पर एक व्यक्ति कई किरदारों को जी रहा है। और मुझे खुशी है, कई बार लोग हमको कहते हैं कि तुम तो नौटंकी करते हो, नाटक करते हो। मैं कहता हूँ मैं बहुत सारे नाटककारों से, अभिनेताओं से बेहतर नाटक करता हूँ, क्योंकि लोग अपने कैरेक्टर को प्ले करने के लिए ना 3-4 हफ्ते का रिहर्सल करते हैं, डायलॉग स्टडी करते हैं, सोचते हैं। हम 14 साल से एक ही कैरेक्टर को जी रहे हैं, उसी में रह रहे हैं, उसी को समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर मैं नाटक भी कर रहा हूँ तो बेहतर करूँगा और बेहतर कर रहा हूँ, और एक न एक ना ये मेरा रियलिस्टिक लाइफ हो जाएगा। जस्ट मैं यही आपसे पूछने वाली थी कि आप जैसे
किरदार निभाना आपको पसंद है? क्या आपको अभी नहीं लगता कि आप अभी भी एक किरदार ही निभा रहे हैं? हाँ, ये सच है, मैं किरदार निभा रहा हूं। देखिए, संन्यास जीवन में आप बहुत समझदारी से समझिए, दो स्थितियां होती हैं, एक होता है प्रैक्टिशनर और एक होता है अचीवर। अब एमबीबीएस कोई लड़का कर रहा है, वकालत कोई कर रहा है, तो वकालत की डिग्री मिलने के बाद भी हर केस वो जीतता नहीं है, कई केसेस हार जाता है। वो कई बार ऑपरेशन करता है और उसका ऑपरेशन असफल हो जाता है, डॉक्टर तो उसको दुनिया कहती है, लेकिन असफल हो जाता है। उसी तरह जिस जीवन को मैं जी रहा हूँ, इस जीवन में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और सफल कब होंगे ये आज तो बैठ के तय नहीं कर सकते, लेकिन एक दिन सफल जरूर होंगे, इतना मुझे यकीन है। ग्रेजुएशन के बाद आप साधु बने, तो सबसे पहले आप कहाँ गए? अयोध्या गए। अयोध्या में हम आश्रम में रहे, लेकिन अयोध्या में रहने के बाद मुझे लगा कि इस कैरेक्टर में रहने के लिए कैरेक्टर से जुड़े अन्य विषय वस्तुओं को समझना बहुत जरूरी, जैसे रामायण है, भगवत गीता, अध्यात्म है, योग है। बिल्कुल। अब वहाँ पे ना हम जिम्मेदारियों में उलझ जाते थे कि सब्जी काटो, सब्जी खरीद के लाओ, सिस्टम का सारा प्रबंधन रखो। हमने कहा नहीं, मुझे ऐसी जगह रहना जहाँ पढ़ाई लिखाई का वातावरण हो, तो मैं गुरुकुलों की तरफ रुख किया, और गुरुकुलों में रह करके 2008 से 2016 तक मैं निरंतर पढ़ाई करता रहा। 17 से मैं अपनी कुटिया में रहने लगा हूँ, वो भी मेरी खुद की बनाई कुटिया नहीं है, मैंने ढूंढा, भगवान ने मुझे दे दिया। तो हिमाचल प्रदेश का एक बैजनाथ हिल स्टेशन है, वहाँ पर कुटिया है, उसमें रहते हैं, खुद बनाना। बहुत खूबसूरत सी जगह है हिमाचल प्रदेश का नाम लेने, बहुत सुंदर सी जगह। क्या कुछ चीज़ें आपको अभी भी, आप यहाँ के हैं, पूर्वांचल के हैं, इधर आते हैं, युवा, तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं, अट्रैक्ट नहीं करती हैं आपको? हाँ, क्यों नहीं अट्रैक्ट करेगा, हम कोई मरे हुए निर्जीव प्राणी वृक्ष थोड़े न हैं, सजीव हैं। बहुत कम लोगों में इतनी हिम्मत होती है कि वो स्वीकारें। नहीं, बिल्कुल। देखिए, झूठ क्यों बोलना, हम आज भी उस परिस्थिति से गुजर रहे हैं जहां पर आकर्षण और प्रतिकर्षण के बीच से कई बार हम झूलता हुआ खुद को अनुभव करते हैं। मन होता है कि इधर ही चलते हैं, इधर तो इतने दिन युवा जो है फिल्म देखने जाता है, सिगरेट पीता है, और फिल्म और ये बियर बार में जाता है, बियर पीता है, ऐसी चीजें कभी आपको नहीं अट्रैक्ट? नहीं, बताओ, आपको कभी अट्रैक्ट नहीं की, और कभी हम इन चीजों में गए भी नहीं। लेकिन ये जरूर है कि फिल्म देखने की बात हो तो मैंने बहुत सारी फिल्में सिनेमा हॉल में देखी, जैसे बाहुबली, उसके बाद एक उससे पहले जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखा था, बहुत पहले 2009-10 के बीच में। तो कभी कभार फिल्में देखते हैं, वो भी अकेले नहीं, कई लोग साथ जाते हैं जो हमारे फॉलोअर्स होते हैं, यूथ होते हैं। और देखिए, बाकी जो बियर बार है, यहाँ क्लब है, यहाँ जाने का कोई मतलब नहीं निकलता। लेकिन एक वाकया जरूर है कि जब मैं दिल्ली के कनाट प्लेस में ट्रैवल कर रहा था, तो अचानक मेरे कानों में एक बड़ी स्मूथ सी म्यूजिक आई, आवाज़ गाई कि कोई गा रहा है। तो हम अपने दोस्तों से बोले कि जरा देखो ना कहाँ से ये आवाज़ आ रही इतनी प्यारी। तो वो लोग बोले कि अरे ये तो अंदर क्लब है, कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो ग्लास में कुछ डाल के पी रहे हैं। तो हमने कहा चलो देखते हैं, गाना तो सुन ही सकते हैं। हाँ। और चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है मेरा। तो हम लोग गए, थोड़ी देर के लिए बैठे, कोल्ड ड्रिंक पिए, और जब वहां से निकले तो देख रहे थे सब लोग मुझे देख रहे थे, तो मैंने सबको टाटा हाय करके सीताराम कह, मतलब आप बाहर में से निकल रहे थे और लोग आपको देख रहे थे, आप जस्ट जानना चाह रहे थे कि क्या होता है। हाँ, क्या करते हैं वो लोग, हमें उन चीजों से इंटरेस्ट नहीं है, उन चीजों में मेरी रुचि नहीं है। लेकिन उस वहां पे कैसे लोग होते हैं, हालांकि वहां जहां मैं गया था, लकली बहुत बहुत जेंटल लोग थे, बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से अपनी जिंदगी को जी रहे थे। बच्चे थे, मम्मी थे, पापा थे, सब हर एज ग्रुप के। एक सोसाइटी ऐसी आ गई है जहाँ पे एक फैमिली बैठ करके वो चीयर्स करते हैं। अच्छा, आपने कहा कि लोग आपको देख रहे थे, तो लोग जैसे यहाँ के हैं, आपके सहपाठी, आपके रिलेटिव्स और जो भी आपके जानने वाले हैं, अभी आप जिस राह से गुजरते होंगे, लोग आपको किस रूप में लेते हैं? ये लोगों के अपने भीतर का नजरिया है। हो सकता है कोई हमको बाबा समझते होंगे, कोई सोचते होंगे अरे बाबा है तो उसमें भी थोड़ा हट के बाबा है, ठीक है। और दोस्त तो खैर दोस्त ही होते हैं, लेकिन मुझे कुछ दोस्त ऐसे मिलते हैं ना जो मेरे सहपाठी हैं, और सामने मिलते हैं ना तो नमस्ते करते हैं, पैर छूने की कोशिश करते हैं। तो मैं सबसे बेहतरीन अनुभव उनको मानता हूँ कि वो मेरे दोस्त होके भी मुझे इतना सम्मान देते हैं, प्रेम देते हैं। और मैं इसको बरकरार रखने की कोशिश करता हूँ कि उनकी नज़र में या किसी और की नज़र में कोई ऐसी बात ना हो जिसकी वजह से झेप किसी को हो। क्या आपके मन में कभी गृहस्थ जीवन के प्रति रुझान हुआ, या कोई आपकी ऐसी महिला मित्र हो जिनके आगे चलकर आप सोच रहे हो कि इनके साथ जिंदगी गुजारी जा सकती है? महिला मित्र तो बहुत सारी दोस्त हैं जो कभी फ़ोन पे अपने विचारों को साझा करती है, अपनी तकलीफ़ों के बारे में बताती है, कभी हम उनसे अपनी बातें कर लिया करते हैं। लेकिन साधु जीवन से पहले एक केवल बालिका थी जिन्हें हम महसूस किए कि ये मेरे लिए बहुत अच्छी होती अगर मेरे जीवन में आ जाती। 3 पन्ने का लेटर लिख करके हम उनको बता भी दिए। क्या एज थी आपकी उस वक्त? हमारी 17 साढ़े 17 ही होगी। इंटर में टीन एज वाला माहौल होता है। हाँ, अच्छा। तो उनके एक परिचित बालक
हमारे पास आके कि इनको हम बचपन से पसंद करते थे, हम कहे वो हमारी पसंद नहीं है, ट्रायंगल वाला मामला। हाँ, वो अच्छी लगी इसलिए मैंने उसको प्रपोज किया। तो फिलहाल अभी जो है हम बहुत लकी महसूस करते हैं कि वो अपने दोस्त से भी बात करते हैं, उसकी दुल्हन से भी बात करते हैं। और एक दिन की बात है, कई सालों बाद जब हम गोरखपुर में लॉकडाउन, जो लास्ट लॉकडाउन था सेकेंड वाला, तो थे और उसकी सासू माँ का तबीयत खराब था, तो उनको हम देखने चले गए क्योंकि दोस्त की माँ वो जो जिनको आपने प्रपोज किया था उनकी सासू माँ, उनकी सास माँ को, उनका पति मेरा दोस्त। अच्छा। तो सासू माँ कहीं बाबू शादियाँ नहीं की है, करना नहीं है, हमको नहीं करना है, करना नहीं है। तो बोली हम बूझ रहे हैं काहे नहीं करना है। तो हम बोले काहे, कैसे बूझ रही हो? तो बोली कि हमारे पतोहिया को पसंद करते थे ना। ये भी खूब रही है, उन्होंने एक्सेप्ट किया। ये मतलब 10+2 वाली हाँ, कहानी टीनेज है। की कहानी है। और अट्रैक्शन वगैरह कुछ नहीं था। कई बार हर लड़का समझदार जो होता है सोचता है कि मेरे लिए कोई ठीक व्यक्तित्व मिल जाए जिसके हम जब आपसे बात कर रहे हैं, मदर्स डे नजदीक है, हाँ। और माँ का जो है बहुत स्नेह होता है अपने पुत्र और पुत्रियों पर, अपनी संतान पर। जी। तो माँ का क्या रोल है और कितना याद करते हैं? बहुत ईमानदारी से बताऊं, मेरे ज़िंदगी में अटैचमेंट तो किसी को लेके नहीं है। थोड़ी बहुत अटैचमेंट है तो वासनाओं से है। वासना एक बहुत बृहद विषय है, आप उसको डिटेल में अभी डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। तो जो कामना है, ये कर लूँ वो कर लूँ। अटैचमेंट हमारा ना दोस्तों से है, ना माँ से है, ना किसी से नहीं है। बट ये है कि माँ ने मेरे लिए जो किया है, जब मैं उसके सामने होता हूँ तो उसका वही बच्चा होता हूँ जो कभी पहले इस पोशाक में आने से पहले हुआ करता था। हाँ, तो उसको एहसास नहीं होने देते हैं कि वो कहीं से भी फील करे कि अब उसका लड़का साधु हो गया है। अच्छा। हालांकि उसको भी मालूम है कि हमारा लड़का जो है बहुत ही डिटैच है। हाँ। क्या कभी फैमिली ने आप अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश की है? शुरू में समझा रहे थे लोग, हमने सबको एक ही बात कहा कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी, मतलब मेरे मम्मी पापा या मेरे रिश्ते में जो बड़े लोग थे, आपने सबने अपने जीवन को अपने तरीके से जिया, चाहे मजबूरी में चाहे स्वेच्छा से। हमको हमारा जीने दीजिए, और अगर आप चाहते कि मैं आपके अनुसार कोई फैसला लूं तो आप लिख करके कानूनन हमको प्रमाणित तौर पे एक सहमति दीजिए कि आपके बताए हुए फैसले पर मैंने अमल किया और अब जो मुश्किलें आएंगी उसका सलूशन, उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। सब हाथ खड़े कर लेते हैं। अभी जब आप गुजरते हैं अपने कॉलेज में, आप यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के, लोग मिलते हैं, तो क्या किस तरह से लोग आपको? लोग खुश होते हैं। मैं बताऊं, बहुत अच्छा अनुभव कि जब विश्वविद्यालय में हम परीक्षा दिए बीकॉम अंतिम वर्ष का, तो इसी पोशाक में हम जाके दीक्षा भवन में परीक्षा देने गए। तो वहाँ पे हमें कोई ना स्पर्श तक नहीं किया, कोई हाथ भी नहीं लगाया कि इसके जेब में कुछ चिट वगैरह तो नहीं है, पर्ची उर्ची तो नहीं है, और इस तरह का मेरा थॉट भी नहीं था, कभी भी नहीं था कि पर्ची उर्ची ले जाना। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इतना सम्मान कि अब हमारा बच्चा, हमारा स्टूडेंट अगर इस पोशाक में आ गया है तो उसको हम पब्लिकली ऐसे डील नहीं करेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस पोशाक की एक गरिमा है। जब आप बैठते हैं साधु लोगों में, सन्यासी लोगों में, मठाधीशों में जाते हैं, योग की, धर्म की, संस्कृति की बात होती है, तो वहां पर आप अपने आप को किस तरह से पाते हैं? देखिए, वो लोग कितना अडॉप्ट करते हैं आपको? नहीं, वो अडॉप्ट करते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं, पर उनको कभी कभी लगता होगा और लगता भी है कि ये थोड़ा बहुत एडवांस अपडेटेशन आ गया हमारे कैरेक्टर का। ठीक है, हमारा सिर्फ इतना कहना है कि अनुभव के धरातल पर बात कीजिए। लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें शास्त्रों की जा सकती हैं, लेकिन जब आपका अनुभव ना हो तो कम से कम अपने आप को उस रूप में एक्सप्रेस मत करिए। जैसे मैं कभी नहीं एक्सप्रेस करता हूँ कि मैं कोई बहुत दिव्यात्मा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ मैं एक साधक हूँ, चल रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, कभी कभी फिसल जाता हूँ, गिर जाता हूँ, फिर उठता हूँ, फिर चलता हूँ। 14 सालों में अगर कहीं भाग करके लिपटने की जरूरत होती या लिपटने की फितरत होती तो मैं कहीं न कहीं अटक पटक गया होता। साधु बनने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं एक आम तौर पे, वो होती है अपनी कामनाओं पे विजय पाना। कितना आपने विजय पाई है फैशन के इस दौर में? 60 साल वाले जो लोग हैं वो तो विजय पा ही नहीं पा रहे हैं, तो इधर 34 साल में क्या बात कर रहे हैं। लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कोशिश। बहुत सारी कामनाओं पे विजय है। मेरे पास मेरे जरूरत के अलावा कोई चीज नहीं है, ना बैंक बैलेंस है, ना कोई मठ है, ना कोई प्रॉपर्टी है, ना कोई NGO है, कुछ भी नहीं है। मेरा सिर्फ ये मानना है
छोटी सी जिंदगी, कब शाम हो जाए नहीं मालूम, तो चलते रहो। जो लोग रास्ते में मिलते हैं, सीखना समझना चाहते हैं, उनको अनुभव साझा करते रहो। क्या आपको लगता है कि कभी आप गृहस्थ जीवन का हिस्सा होंगे? हो सकता है, दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं जो नहीं हो सकता। ये झूठ बोलना हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। और अकड़ करके किसी कैरेक्टर में जबरदस्ती जीने की भी ख्वाहिश मेरी नहीं है। हाँ। मेरा पहले का अप्रोच था कि मैं कभी भी विरक्त जीवन से इधर उधर नहीं जाऊंगा, लेकिन जब मैं समझदार हुआ तब हमें लगा कि जिंदगी कैसी होगी तुम नहीं तय कर सकते ना। हाँ। हम बचपन में हीरो बनना चाहते, अभिनेता बनना चाहते, बम्बई में जाके सिनेमा के अंदर पर्दे पे दिखना चाहते थे, हम नहीं ना बन पाए वो, हम साधु बन गए। कौन बनाया मुझे भी नहीं मालूम। भविष्य के गर्त में क्या है कोई नहीं जानता है। आज बैठ करके कल की बात कोई नहीं कर सकता। इतना जरूर कमिटमेंट है मेरा खुद के साथ कि कोई भी ऐसा निर्णय, कोई भी ऐसा व्यवहार न किया जाए जिससे मेरा हृदय, मेरे साथी का हृदय, मेरे बहुत क्लोज कांटेक्ट में कोई है उसको तकलीफ हो। बाकी दुनिया का काम है कहना, वो कहते रहेंगे, किसको किसने छोड़ा है, नहीं छोड़ा है, तो दुनिया की मत सुनिए, अपने नियम में, अपने मर्यादा में रह करके जिंदगी जी। इतने बेबाकी से आप स्वीकार रहे हैं। अच्छा बताइए, आप बता रहे थे कि आप रंगमंच के कलाकार भी रह चुके हैं, क्या हाँ। मिस करते हैं रंगमंच? बहुत बहुत बहुत। अभी मेरे को नाटक कहीं मिल जाए देखने को तो मैं खटाखट वहां चला जाऊंगा। इनफैक्ट एक बार बहुत मजेदार घटना घटी, गोमती में फन सिनेमा है, वहां पे आपने देखा होगा, एसएनए के सामने, संगीत नाटक अकादमी के सामने। तो वहां ना एक शो लगा हुआ था, तो फिल्म का शो था, जागरण फिल्म फेस्टिवल चल रहा था, तो हम उसमें चले गए और उसमें बैठ के देख रहे थे। तो जाने से पहले गेट पर हमको गेट कीपर कह रहा है, भैया अपना ये नाटक वाला ड्रेस तो चेंज कराए होते। जस्ट मैंने यही कहा, सबसे पहला सवाल मेरा यही था कि ये मात्र भगवा नहीं है, ये एक गरिमा है, मर्यादा है, गरिमा है। तो इस चीज को लेकर मन में कभी खटकता है, कभी किसी कोने में आया कि मैंने शायद गलती कर दी? नहीं, गलती बिल्कुल नहीं किया। देखिए, जिंदगी में हम बहुत कुछ चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सारी चीजें हो ही जाए, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिए, विचार करिए कि जिंदगी में जो कुछ होता है ना, वो बहुत सारी चीजें नियति के अनुसार तय हैं। जैसे मेरा अपने जीवन में ये कैरेक्टर का जीना, हम आज भी बहुत ईमानदारी से करें, हमें कोई दम नहीं, कोई हिम्मत नहीं कि इस कैरेक्टर में रह पाएं और इस तरह से मैं लोगों के साथ मुखातिब हो पाऊं, मिल पाऊं। लेकिन कोई है शक्ति जिसने सोच के रखा है कि कोई बाबा सीएम बनेगा, कोई बाबा कुछ और बनेगा, कोई बाबा प्रवचनकार बनेगा, कोई व्यक्ति जो है सन्यासी बनेगा, कोई व्यक्ति यूथ के लिए एक बेटर कम्युनिकेटर बनेगा। तो हम सिर्फ इतना कहते हैं। अभी आपकी आय का स्रोत क्या है? आय का स्रोत बहुत सामान्य सा है, कथा प्रवचन में हम कभी कुछ मांगते नहीं, जो मिल जाता है उसी को मितव्ययी तरीके से, इकोनॉमिकल अप्रोच के साथ। आप कुछ भजन भी गाते हैं, 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल सुनाएंगे। हरे मना समझ समझ पग धरिए, अरे मना समझ समझ पग धरिए, अरे मन इस जग में नहीं अपना कोई, अरे मन इस जग में नहीं अपना कोई, परछाई सो डरिए, अरे मन समझ समझ पग धरिए, अरे मन समझ समझ पग धरिए। बहुत खूब। सन्यासी का एक सबसे पहला जो काम होता है वो होता है समाज कल्याण का। आपने ऐसा क्या काम किया है अभी तक जो आपको आत्मिक शांति, सुख जिससे मिलता हो? मैंने अभी तक कोई ऐसा बवाल वाला कोई कार्य नहीं किया जिसके लिए मुझे अशांति वाली स्थिति का सामना करना पड़े। तो बहुत शांत जिंदगी, स्मूथ है, और खुद को जानने समझने के लिए लगातार मैं अपने आप को अपने भीतर लगा के रखा, गुरुकुल में अपने आप को इंगेज करके रखा। तो मैं कोई संस्था, कोई बड़ा सिस्टम नहीं मैनेज करना चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो मेरे साथ मेरे जीवन का अनुभव है वो जब मैं मिलूँ तो बांटता रहूँ, सुनाता रहूँ, और कोई बड़ा काम अभी नहीं किया है। बस इतना ही कर रहा हूँ कि इस जीवन को एक बहुत रिफॉर्म तरीके से लोगों के बीच में हम लेके आए हैं, और अभी कई बार लोग हमको समझ भी ना पाए, और मुझे इस बात को लेकर शिकायत भी नहीं है। लेकिन जितने लोग हमको समझेंगे वो उनका साथ मुझे ना बहुत ताकत दे रहा है। पारदर्शिता होनी चाहिए जीवन में, बहुत ज्यादा। यही, तो आप इसको बरकरार रखना चाहते हैं? बरकरार रखेंगे।
तो आप चलते चलते, चूंकि आप यहाँ के हैं, पूर्वांचल के हैं, तो यहाँ के युवाओं को, कलाकारों को, लोगों को क्या चाहेंगे? धर्म के वाहक हैं आप। जी, यही कहूँगा कि आपका जो किरदार है ना, उसके अनुसार जहाँ जो कैरेक्टर है बेहतर काम करिए। पढ़ते समय खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, माता पिता का सम्मान करिए। और जो सेल्फ सेंटर्ड हमारी लाइफ है ना, हम खाली अपने मतलब के लिए जीना चाहते हैं, अपने मतलब के लिए जी रहे हैं, ऐसा नहीं होता है एक अच्छे इंसान का जीवन। हम औरों के लिए सोचें, औरों के लिए कुछ करने की कोशिश करें, लेकिन सबसे ज़रूरी है खुद को काबिल बनाने के सफ़र में अपने आप को ईमानदारी से लगाए रखिए। और जो नशा पानी है ना, इससे बच के रहिए। नशा करने वाले दोस्तों से, उनको दोस्त बनाइए मत, उनके आसपास जाइए भी मत। अपने जीवन में अगर इन मादक द्रव्यों के सेवन से खुद को बचा लिए ना, तो आप दुनिया में कुछ भी नहीं कमाएंगे तो भी सुखी रहेंगे, आनंदित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। बस इतनी सी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये डिजिटल बाबा को अभी आपने जाना और इनके जीवन के दिलचस्प पहलुओं के बारे में इन्होंने खूब बेबाकी से अपनी पूरी ज़िंदगी को खोल करके रख दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप चाहते हैं कि आपका किरदार दुनिया जाने, तो हमारी टीम से संपर्क करिए। धन्यवाद।